नमस्कार सर। सर अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने वेनेजुएला को तो हथिया लिया है। अब सब कह रहे हैं कि उनका अगला निशाना ग्रीनलैंड रहेगा। तो ये ग्रीनलैंड का क्या मसला है, इसके बारे में आप बताइए। नमस्कार सर। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक नई हुंकार भर दी है। वो बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड इन 20 डेज, कि इसका जो फैसला है हम 20 दिनों के भीतर भीतर कर लेंगे। अब ग्रीनलैंड कौन सा देश है, कहाँ पर स्थित है, क्या इसकी ज्योग्राफी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो ग्रीनलैंड है इसकी ज्योग्राफी समझ लीजिए। ये एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और इसका जो एरिया है वो थर्ड लार्जेस्ट है कनाडा और यूएस के बाद में। दूसरी बात, यह एक आइलैंड है और ये जो है डेनमार्क के अंडर में है, डेनमार्क के किंगडम के अंडर में। तो ये थोड़ी सी समझने वाली चीजें हैं कि डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है, ये एक आइलैंड यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये किस किस ढंग की चीजें चल रही हैं। तो सर ट्रंप क्यों इस आइलैंड को लेकर इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, आखिर क्यों वो इस आइलैंड पर अचानक अपना निशाना साध रहे हैं, क्या वजह है और यूरोप कैसे इस चीज़ को देख रहा है। देखिए सर, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये एक सन 1700 से डेनमार्क की कॉलोनी था ग्रीनलैंड। जो जैसे कि यूरोपियन देशों ने ऑलमोस्ट पूरे ही वर्ल्ड में अपनी कॉलोनी बना ली थी। इंडिया भी एक कॉलोनी था यूके के अंडर में। तो ये डेनमार्क के अंडर में एक कॉलोनी था। और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तब भी इसकी कोशिश की गई यूएस के द्वारा कि भाई इसको हम अपने अंडर में कर लें, लेकिन किसी ना किसी तरीका से ये फिर भी मामला ऐसा हुआ कि उस समय ये सॉल्व नहीं हो पाया और ये डेनमार्क के अंडर में रहा। अब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तब भी फिर यही स्थिति हुई कि भाई ये जो ग्रीनलैंड का हिस्सा ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको आज़ाद कर देते हैं। डेनमार्क ने कही कि जैसे कि यूरोपियन कंट्री ने और कॉलोनी को आज़ाद किया था, तो उन्होंने कहा कि हम इसको आज़ाद कर देते हैं। अब आज़ाद करने में उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने ऐसा काम किया कि इसकी जो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और करेंसी वो अपने अंडर रख ली और उसको एक जैसे कहते हैं ना कि स्वायत्त शासन, वो उनको ऑटोनॉमी दे दी कि तुम खुद से शासन करो और ये सुरक्षा हम तुम्हारी रख लेंगे। तो इस ढंग से ये डेनमार्क के अंडर में चला आ रहा है। तो अब ट्रंप जो हैं वो हाथ खोलकर इसके पीछे पड़ गए हैं। जब ये डेनमार्क के अंडर में है तो ये एक तरीके से आप बता रहे हैं कि ऑटोनोमस है, सोवरन है। तो वो क्यों एक के बाद एक कंट्री जो सोवरन है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, और क्या ट्रंप का इसमें पर्पस दिखाई दे रहा है। देखिए सर, एक तो ये एक स्ट्रेटजिक ढंग से यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अब यहाँ पर, हालांकि यूएस के अड्डे हैं यहाँ पर जो एयरफोर्स के अड्डे हैं, लेकिन वो पूरी तरीका से इसको अपने अंडर में रखना चाहते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि इसको तो बहुत पहले डेनमार्क को $1 अरब का ऑफर किया गया था कि आप $1 अरब ले लो और इसको हमको दे दो, लेकिन डेनमार्क ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। इसकी जो आबादी है लगभग 55,000 के करीब है और वहाँ के जो पीएम हैं जेंस फ्रेडरिक नील्सन, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो थ्रेट्स, प्रेशर और ये बातचीत हो रही है ये बिल्कुल ही नाजायज है और एक तरीका से पूरे जो विश्व की संस्थाएं उनको तार तार करने वाली बात है। हम पूरी तरीका से स्वतंत्र हैं, डेनमार्क के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा यूएस से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई असुरक्षा नहीं है, हम अपने में खुश हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ट्रंप साहब कि नहीं नहीं, वहां की जो जनता है वो अमेरिका के संरक्षण में रहना चाहती है। जबकि वहां पे एक सर्वे भी हो चुका है और उसमें जो लगभग 80% अडल्ट, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम बिल्कुल खुश हैं। हम जो व्यवस्था चली आ रही है कि डेनमार्क का जो किंगडम है वो हमारा एक सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंटेशन करता है और हम बिल्कुल ऑटोनॉमस हैं। और उन्हें जो 2008 के बाद में इनको और अधिकार दे दिए गए थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं है कि हम किसी के साथ जाएं या हम किसी भी प्रकार से राजनीति के अखाड़े में कूदें। जो डेनमार्क है उसके कौन है प्रधानमंत्री, और वो इस पर अपनी क्या राय रख रहे हैं। क्या वो इस चीज़ को सही मान रहे हैं ट्रंप की इस नीति को, या वो किसी पैसे लेकर कुछ, जैसे आप कह रहे हैं कि $1 बिलियन ऑफर हुआ था, तो क्या वो ऐसा करने को तैयार हो सकते हैं।
सर ये तो बहुत पहले की बात है कि जब उनको ऑफर किया गया था, और अब भी उनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि भाई तुम ये दे दो वो कर लो। लेकिन जो वहाँ की हैं पीएम डेनमार्क की, ये मीटे फ्रेडरिक्सन करके मैडम, तो वो तो बहुत ही इस चीज को लेकर बहुत ही चारों तरफ बातचीत कर रही हैं। वो तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनसे भी मिली थी वो तो, और यूरोपियन यूनियन में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि भाई ये क्या अन्याय हो रहा है। ये ट्रंप साहब एक तरफ तो ढोल बजा रहे हैं कि भाई मेरे गले में नोबेल की माला डाल दो, मैं विश्व शांति कर रहा हूं, और एक तरफ ये बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं कि भाई हम इसको एनेक्स कर लेंगे, इसको कब्जा लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई राइट थोड़ी है एनेक्स करने का, कोई वजह तो बताओ कि कोई भी तुमसे कह रहा हो कि भाई हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, भाई तब तो बात हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जो वहां के ग्रीनलैंड के पीएम हैं जेंस फ्रेडरिक नीलसन, वो जाके गुहार लगाते ट्रंप साहब के कि जी जो ये डेनमार्क के हैं ये हमारे ऊपर अत्याचार ढा रहे हैं, हमें इनके जुल्म सितम से बचाओ भाई। तो तब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सोचे कि हाँ भाई बहुत इनके साथ अन्याय हो रहा। वो कह रहे हैं नहीं जी हम बहुत खुश हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से। तो ये तो एक नई बात पैदा हो रही है। तो उन्होंने जो वहाँ की पीएम है उन्होंने तो बहुत इस में बहुत फर्म स्टैंड लिया है, वो बातचीत कर रही हैं। तो ट्रंप का क्या रुख नजर आ रहा है? क्या वो कह रहे हैं कि कितने दिन का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं कि वो डेनमार्क को कब्जा लेंगे? देखो जी ट्रंप साहब के बारे में तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंट पर्सन है वो तो। वो अब सुबह को कुछ कहेंगे, दोपहर को कुछ कहेंगे, शाम को कुछ कहेंगे। आप जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था उसमें आप उनके बयान सुन लीजिए, कितने तरीका के बयान दिए उन्होंने। उसका रूस और यूक्रेन का जो वार था उसमें उन्होंने कितने तरह के बयान दे दिए हैं, कभी किसी को डांट रहे हैं, कभी किसी को अच्छा बता रहे हैं। तो वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंट हैं। लेकिन ये बात मानने की है कि जब से उन्होंने ये वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको कैप्चर कर लिया है, तब से उनका हौसला बहुत बढ़ गया है, और अब उन्होंने बिल्कुल नई हुंकार भर दी है। और उन्होंने बोला है कि ग्रीनलैंड इन 20 डेज, कि इसका तो अब मुझे फैसला करना ही करना, या तो ये डेनमार्क के और ये ग्रीनलैंड के ये मेरी बात को मान ही लें, और नहीं फिर देखो फैसला तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो ये तो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत अलग ढंग की चुनौतियां हैं इस साल। और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, इंटरनेशनल ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। अमेरिका को वो फिर से एक्सपेंड कर रहे हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे कि ग्रीनलैंड के और जो पड़ोसी देश हैं ग्रीनलैंड के, कोई नॉर्वे है, स्वीडन है, उनका क्या इसमें कोई रोल नज़र आ रहा है? क्योंकि देख सब एक ही नॉर्डिक देखिए माने सर, जाते हैं। पूरी यूरोपियन ट्रंप साहब के इन बयानबाजी से, इस तरह के एक्शन से हतप्रभ है। वो तो सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका उन्हीं के ऊपर कुल्हाड़ी चलाने के लिए तैयार हो जाएगा। जो यूके के पीएम है केयर स्टारमर, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल गलत बात होगी और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन विरोध कहाँ करेंगे, आप खुद समझ लीजिए। विरोध तो करना उस आदमी का होता है कि जो सामने खड़ा होकर के भाई हम ऐसे नहीं होने देंगे, यदि आप ऐसा करते हो तो हम ये लाइन अपनाएंगे, हम इस रास्ता पे खड़े होंगे। फिर वो तो एक तरह से मिमिया रहे हैं कि जी हम इसका विरोध कर रहे हैं, आप ऐसा मत करो। और ट्रंप साहब ऐसा है नहीं, वो किसी की बातों को नहीं सुनते, वो तो झड़क देते हैं, बुरे ढंग से झड़क देते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं अब ये काम होगा, हर हालत में होगा। इसकी एक खास वजह है सर। एक तो ये कि ये सुरक्षा की दृष्टि से एक स्ट्रेटजिक पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उसके लिए ही मारामारी है। मिनरल्स हैं, ऑयल हैं, नेचुरल गैस है। तो उनकी नज़र में, ट्रंप साहब की में ये बात है कि वही हाल तो वेनेजुएला का था। वहाँ पर चीन और रूस का बहुत ज़्यादा दखल था। उनको ये भी था कि वेनेजुएला भी आप जानते ही हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वो पेट्रोलियम के भंडार वेनेजुएला में थे। हालांकि ट्रंप साहब ने उन पे जो पाबंदी लगा रखी थी वो बेच नहीं पा रहे थे। लेकिन उनको ये तो बह था कि भाई चीन ही इनको कहीं कब्जा करने बैठ जाए, फिर क्या चीन से डायरेक्ट लड़ाई लड़ूंगा, या ये रूस यहाँ पे इंटरफेयर करे तो क्या हम डायरेक्ट लड़ाई लड़ेंगे। तो उन्होंने वो सब रास्ते ही बंद कर दिए। अब चीन और रूस क्या वो वहां पे जाकर डायरेक्ट लड़ाई तो लड़ने से रहे, अमेरिका ने वहां पे अपना कब्जा कर लिया। वो ही चीज ट्रंप साहब के मन में यहां पर है कि जो पहले बैठ जाएगा वो बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कल को यहाँ पर ये शक्तियां बराबर कोशिश कर रही हैं कि ये जो इतने बड़े भंडार हैं कल को ये यहाँ पे अपना राबता बना लेते हैं, ये बैठ जाते हैं, तो फिर किस ढंग से यूएस अपनी नीति बनाएगा। तो वो कह रहे हैं कि अब तो जब भी जो भी है, कोई एक बार बुरा कह रहे हैं तो उस आदमी को 4 बार बुरा कह लो, उन पे क्या फर्क आ रहा है। भाई यही तो कह रहे हैं सब ट्रंप साहब को, वो सनकी हैं, जिद्दी हैं, वो तो कुछ भी करेंगे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो अमेरिका के हितों को साध रहे हैं।
कुछ भी करना तो जब होता कि वो अमेरिका को चीन से भिड़ा देते, चीन के ऊपर बमबारी कर देते, या यूक्रेन के जैसे वो थ्रेट दिए है कि भाई हम रूस को हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो रूस से तो अपने राब्ते बना रहे हैं। यूरोप इस बात से बहुत चिंतित है कि वो रूस को तो अपने साधना चाह रहे हैं, और उन्होंने खूब कोशिश कर ली कि भाई ये हमें डायरेक्ट फाइट में आना पड़ेगा, अमेरिका हमारी मदद करे। अमेरिका ने बिल्कुल इस चीज़ से पल्ला झाड़ लिया। तो सन की यार जिद्दी तो आप तब मानो उनको कि वो अमेरिका को कहीं फंसा दें। मेरा आकलन दूसरा है सर। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जो और पैनलिस्ट कहते हैं, यूट्यूबर कहते हैं कि ये जिद्दी आदमी है, सन की आदमी है। मैं मानता हूं कि अमेरिका की जो नीति होती है वो कभी भी सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। उनकी अगले 50 साल 100 साल के लिए उनकी नीति होती है। वो उसी ढंग से स्टेप उठाते हैं, और इसमें जो ट्रंप साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये तो फिर अमेरिका इस तरीके से एक सुपर पावर बना रहेगा, और इसमें रूस और चीन जो कह रहे हैं कि भाई ये अमेरिका को टफ फाइट देंगे, वो तो फिर पिछड़ जाएंगे। ये तो जो हमें लग रहा था कि ट्रंप केवल अपने लिए कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए, वो नहीं है। ये तो अमेरिका को एक सुपर पावर रखने का भी एक वो है पूरा मसौदा। देखिए सर, इकोनॉमिक पावर होना एक अलग बात है, सुपर पावर होना एक अलग बात है। आप देख लीजिए कि अमेरिका जब से सुपर पावर बना है तब से उसने अपना ये दर्जा नहीं खोया है। रूस ने खूब कोशिश कर ली, चीन ने खूब कोशिश कर ली, लेकिन नहीं, अमेरिका के लेवल पर कोई नहीं पहुंच पाया। पहली बात तो अमेरिका की ये है, आप सर समझिए कि इस दुनिया में सिर्फ दो फोर्स ऐसी हैं जो हमेशा स्टैंडिंग मोड में रहती हैं, एक अमेरिका की, एक इंडिया की। क्यों? क्योंकि अमेरिका के कितने देशों में अड्डे हैं, कितने देशों में उसकी आज भी लड़ाई चल रही है, कितने देशों में वो ऑपरेशन करता रहता है। ऐसे ही भारत की स्थिति है। भारत का जो भी बॉर्डर है वो ऐसा नहीं है शांतिपूर्ण अपना मजे में बैठे हैं जी और घूम रहे हैं जी, नहीं जी। वहां तो हर वक्त गोला बारूद बंदूक, हर वक्त सुरक्षा चाक चौबंद रहती ही रहती है, हर वक्त ऑपरेशन चलते रहते हैं। चीन के बारे में यह निश्चित नहीं है कि वो कितनी बड़ी पावर है। उसके पास मिसाइल हैं, उसके पास और सब चीज हैं, लेकिन वो यूज कब होंगे, किस ढंग से होंगे, किस ढंग से ऑपरेट होंगे, वो कंफर्म नहीं है। उसकी जो अमेरिका की स्थिति है और चीन की स्थिति है वो अभी कैलकुलेटेड नहीं है कि चीन कहां तक उसके लेवल पर पहुंचेगा। और जो आदमी एक ऑपरेशनल स्थिति में, और जो आदमी शांत बैठा, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशनल वाला ही कामयाब होने के 101% चांसेज हैं। इसलिए चीन हमेशा झिझकता है। अमेरिका का जहां नाम आ जाता है, चीन हमेशा एक झिझकता है और अपने पैरों को पीछे रखता है। आप देख रहे हैं वो ताइवान के वो चारों तरफ चक्कर काटता है, लेकिन कभी भी उसकी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हुई है। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में जाके 3 मिनट का टाइम लिया, उन्होंने काम कर दिया, तो क्या चीन ऐसा कर पाएगा? तो ये सब सोचने वाली बात है कि भाई अमेरिका को कौन रोक पाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि अगले 100 साल तक भी अमेरिका के लिए कोई चैलेंज है, जहां तक मेरा आकलन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस चर्चा में बहुत अच्छी आप इंसाइट्स आपने दी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।